क्षेत्रों में आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होने की उम्मीद उन्होंने भी जताई है। तो ये आप सीधी तस्वीर देख रहे थे हैदराबाद हाउस से, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान कई सारे अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की जो हेडलाइंस हैं उस पर निगाह डालेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का किया गठन। 22 तारीख तक मांगी सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट। पीड़िता की पहचान उजागर होने पर जताई चिंता। पूछा प्रिंसिपल ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं कराई दर्ज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीबीआई जांच में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। देश भर के डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रेप मर्डर केस में ममता सरकार के रवैये से नाखुश हैं गवर्नर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। भारत जापान के बीच आज 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों की गहन मजबूती और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। और जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण की 24 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी। 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने का समय। शुरुआत ताजा अपडेट के साथ। भारत और मलेशिया के संबंधों को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि भारत और मलेशिया के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जो लेबर मंत्रालय है भारत सरकार का और ह्यूमन रिसोर्स मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। वहीं हेल्थ मलेशिया और आयुष मंत्रालय भारत के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये बहुत ही अहम सेक्टर्स। साथ ही साथ डिजिटल गवर्नमेंट की बात की जाए और भारत के इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के बीच भी अहम समझौता हुआ है। वहीं कल्चर मंत्रालय यानी कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और टूरिज्म मंत्रालय मलेशिया के बीच भी समझौता हुआ है। टूरिज्म, कल्चर एंड आर्ट मलेशिया और भारत के टूरिज्म के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। युवाओं की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यूथ एंड स्पोर्ट्स मलेशिया और भारत के यूथ एंड स्पोर्ट्स के बीच भी अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की जब दोनों देशों के बीच अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद की ये तस्वीरें। और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, उससे ज्यादा रहा, जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा। अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। मलेशिया में 29 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय वहीं रहता है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और मलेशिया के बीच में। और उन्होंने कहा कि कल्चरल ब्रिज के तौर पर जो हमारे लाखों की तादाद में इंडियन ऑरिजिन्स के लोग रहते हैं वो एक कल्चरल ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात हो, सुरक्षा की बात हो, युवाओं की बात हो, डिजिटल की बात हो, तकनीक की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में, यूथ एंड स्पोर्ट्स की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत सारी अहम बातें हुई हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है लेटरल एंट्री को लेकर। क्या है ये बड़ी खबर, आपको बताते हैं। किस तरह से
केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द किए जाने को लेकर यूपीएससी को पत्र लिखा है। जी हां, हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही लेटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन आया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखा है और इसमें प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह पत्र लिखा गया है और लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द किए जाने की इसमें बात कही गई है, मांग की गई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है ये। प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी को पत्र लिखा है। लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को लिखा गया है पत्र। जी हां, हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही लेटरल एंट्री के जरिए बहुत सारे विज्ञापन आए थे और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित भी थे, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए और इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है कि इस पूरे विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द किए जाने को लेकर यूपीएससी को पत्र लिखा गया है, सरकार की तरफ से लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ये वो देखिए, वो चिट्ठी है जिसमें कि ये लिखा गया है कि आप इस लेटरल एंट्री को रद्द कर दें। यूपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, रोजगार समाचार है, और मैंने भी उस एम्प्लॉयमेंट को देखा, मैंने भी उस विज्ञापन को देखा है अपनी आंखों से, जिसमें कि लेटरल एंट्री के जरिए तमाम सारे, चाहे वो ज्वाइंट डायरेक्टर की बात हो, डायरेक्टर की बात हो, इन तमाम पोस्ट्स के लिए वैकेंसी आई थी। तमाम अलग अलग मंत्रालयों में वैकेंसी आई थी और उसके बाद से काफ़ी लोग खुश थे, उत्साहित थे कि अब इसमें फिर से एक बार मौका मिलेगा। लेटरल एंट्री के जरिए आप सीधे भारत सरकार में और अहम विभाग में, अहम पोस्ट पे आप जा सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि इस पूरे एंट्री, जो लेटरल एंट्री विज्ञापन है, उसको रद्द कर दिया जाए। यूपीएससी को पत्र लिखा है कि आप इस पूरे विज्ञापन को रद्द कर दें। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसके पीछे क्या कारण है हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण पीसी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए सीधे रुख करते हैं। और आज एक बात और कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। दूसरा पक्ष, सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु दो विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। दूसरा जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब हैं। सबूतों की तो ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में, आपने देखा कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो, उसको दूसरे का कॉलेज में बहाली हो, 40 से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर,
पीड़िता के शव को सौंपने के कई घंटे बाद एफआईआर, समय से पहले उसे जला देना, डायरेक्टर से पूछताछ ना करना, और उससे अधिक गंभीर बात, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं एक नैतिक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया या वक्तव्य में यदि कोई भी व्यक्ति बयान दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी संज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पे हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। चाहे 23 वर्षीय पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाहा ने इस घटना को लेकर सरकार पे हमला किया तो उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी गई। भवानीपुर में एक छात्रा ने यह विषय को उठाया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 18 वर्षीय छात्रा कीर्ति शर्मा को। पीड़िता के माता पिता ने भी बयान दिया, और तो और तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कॉलेज के खिलाफ बोला तो ऐसी जानकारी आई कि उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और तो और स्वयं उनके सांसद सुखेंदु शेखर ने जब यह प्रश्न उठाया तो उनसे पुलिस जवाब तलब करने लगी। हमारे सांसद से कर रही है, वो तो उनकी प्रवृत्ति हमेशा से पता है, पर आप सोचिए कि अपने सांसद और अपने नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। यह दर्शाता है, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बात को सोचिए कि इन पे तो कार्रवाई कर रही है, और उससे अधिक दुखद और दुर्दांत बयान उनके नेता दे रहे हैं। यदि उनके मंत्री उदयन गुहा ये बोलते हैं कि ममता जी की तरफ जो उंगली उठेगी तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, तो कोई ऐसा बयान देता है कि जो पीड़ित और आहत डॉक्टर हैं वो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए वहां बैठे हैं, तो उनके एक सांसद अरूप चक्रवर्ती इस ढंग का बयान देते हैं कि परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से पीड़ा और गंभीरता के साथ अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है, उदयन गुहा ने, जो संदीप चक्रवर्ती ने, अरूप चक्रवर्ती ने कहा है, तो परिणाम भुगता दिया होता। आज सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति है, तो मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो दुरभिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों का समर्थन करने की है। अर्थात अब बहुत साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है, और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है, और मान सम्मान भी खतरे में है। परंतु हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखेगी कि पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो न्यायालय के दिशा निर्देश में चलेगी। उसमें जो भी सक्रिय, सकारात्मक और त्वरित सहयोग, means assertive, active and fast contribution which will be required on the part of the government, they will provide. और पूरे देश भर में चिकित्सकों के मन में जिस प्रकार का आक्रोश और वेदना है, हम उसके साथ हैं। और फिर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, यह मोहब्बत की दुकान में कैसे कैसे नफरती सामान है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेके कोलकाता तक जो कुछ हो रहा है, यदि इनकी किसी कारणवश केंद्र में सरकार होती तो दृश्य कितना खौफनाक होता। तो मैं उन लोगों से के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों की तरफ से कहना चाहूंगा,
ममता बनर्जी जी की सरकार को, जिसने निर्ममता की समस्त सीमाएं पार कर दी हैं, कि फिर उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, देखो उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, जो न्याय हेतु अभी तक पथ देखते हुए रूखे हैं। धन्यवाद। आपने कहा कि मान सम्मान संविधान यानी धन धर्म इज्जत तीनों खतरे में बन रहा है। तो साफ तौर पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए, इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए किस तरह से उनकी सरकारों में संविधान खतरे में है, और साफ तौर पर कहा गया कि जो भी मदद की जरूरत होगी केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है, लेकिन जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वहां की सरकार कर रही है, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि अगर इसकी सरकार, इन पार्टियों की सरकार केंद्र में होती तो किस तरह से खौफ का मंजर पूरे देश में होता। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम बातों को उजागर किया। और इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वो गुरुवार तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही कोर्ट ने 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा सीजेआई ने 14 सदस्यीय एक नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपने सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट 2 महीने में देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने देश भर के चिकित्सकों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। और इस सबके बीच चिकित्सकों के संगठन फोरडा ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामला लंबित रहने तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को न हटाने की अपील की है। इस मामले में चिकित्सक संगठन ने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है। हम फोरडा की तरफ से, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने इंटरवेंशन फाइल किया है। इसके पहले भी हमने डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से फाइल किया था पिटीशन। हमारा उस पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक ये केस पेंडिंग है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश गुस्से की आग में उबल रहा है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से काफी नाखुश हैं। घटनास्थल पर जांच के लिए सीबीआई के पहुंचने से पहले जिस तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ की खबरें और कुछ दृश्य सामने आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से काफी हैरान हैं। देर रात वो दिल्ली पहुंचे। इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। दरअसल दिल्ली आने से पहले कल जब रक्षाबंधन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर वो काफी चिंतित दिखे। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोलकाता की सड़कों पर चित्रों के जरिए संदेश देकर विरोध जताया है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में। देश की बेटी के साथ जो घिनौना कृत्य किया गया है उसको लेकर हर कोई आक्रोशित है, हर कोई गुस्से में है। और सिर्फ ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के जो हैं वो आ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। और इस सबके बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बलात्कार और हत्या की घटना को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही चिंताजनक है।
जी कर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाने के बजाय सच दबाने, सबूत को मिटाने और बलात्कारी को बचाने का काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई पहले, प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया। गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी? और क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई की है। बहुत सारी अहम बातें कही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी फोनलाइन पर बने हुए हैं। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ अहम बातें इस सुनवाई के जरिए निकलकर सामने आई? असीम, इसमें 3 बातें हम मुख्य तौर पर कह सकते हैं। कोर्ट ने पहला ही कहा कि एक सिस्टमिक फेलियर है, यानी इस तरह की गड़बड़ी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है देश भर के अस्पतालों में। और कोलकाता में जो कुछ हुआ उसमें राज्य सरकार का जो भी रोल रहा है, जो भूमिका रही है, उसको लेकर के कई सवाल कोर्ट की तरफ से उठाए गए। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी इस बात का प्रस्ताव रखा कि देश भर में जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल हैं, वहां पर डॉक्टर्स और खासतौर से महिला स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत है। इसको लेकर के एक नेशनल टास्क फोर्स कोर्ट ने गठित किया है, जिसमें असीम 9 नामी डॉक्टर्स को रखा गया है और इसमें कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, इस तरह के लोगों को एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया इस पद के लोगों को। तो ये टास्क फोर्स को ये कहा गया है कि आप 3 हफ्ते में एक इंटरिम रिपोर्ट दें कि किस तरह का सुधार किया जा सकता है, किस तरह का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जो अभी पूरा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिस्टम है देश भर में। लेकिन बंगाल सरकार की भूमिका और खास तौर से आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिस तरह की जो भूमिका इस पूरे मामले में निभाई है, उस पर कोर्ट ने कई सवाल उठाए। पहला, कोर्ट ने कहा कि ये किसने हिंट किया कि वहां पर जब बॉडी पाई गई थी पीड़ित की, तो ये सुसाइड का मामला है, ये आखिर किसने इस तरह की चीज गढ़ने की कोशिश की। दूसरा, प्रिंसिपल ने खुद तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई मर्डर के लिए। उन्होंने इंतजार क्यों किया जब तक कि मृतका के माता पिता ने दबाव नहीं बनाया कि यह हत्या का मामला है, इसीलिए इसमें हत्या की एफआईआर दर्ज हो, तब तक कोई कार्रवाई प्रिंसिपल की ओर से खुद क्यों नहीं की गई, ये बड़े सवाल हैं। तो ये जिस तरह से पूरा एक फेलियर रहा है इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, इसके अलावा मॉब कंट्रोल को लेकर के, कोर्ट ने कहा कि हजारों लोगों की भीड़ जब अस्पताल के बाहर इकट्ठी हो रही थी तब पुलिस का रिस्पांस इतना डिले क्यों था। हजारों की संख्या में लोग अंदर घुसे, उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने क्राइम सीन को इस तरीके से पूरी तरह प्रभावित किया, उसको बदल दिया। ये जो पूरी घटना थी, ये भी सवालों की घेरे में है। इसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जो बंगाल सरकार है वो ये बताए कि जो भीड़ अंदर घुसी कैसे घुसी और उन्होंने क्राइम सीन को कैसे डिस्टर्ब किया। और सीबीआई से कहा है कि वो अभी तक की जो जांच है उसकी प्रगति रिपोर्ट 22 अगस्त को कोर्ट को ये दोनों रिपोर्ट्स दी जाएं, सीबीआई की रिपोर्ट और बंगाल सरकार की रिपोर्ट, और इसके बाद आगे की सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बहुत आहत करने वाली घटना है, ये सिर्फ कलकत्ता तक अब सीमित नहीं है, ये जो रोष है, गुस्सा है, वो हम देशव्यापी देख रहे हैं। इसलिए डॉक्टर से भी ये आग्रह किया कि वो वापस अपने काम पर लौटें। जहां तक सुरक्षा की बात है तो कोर्ट कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये सुनिश्चित करने में कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात असीम यहाँ पर ये बताया गया केंद्र सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि 700 रेजिडेंट डॉक्टर्स में से अब केवल 100 डॉक्टर हैं, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा का भी खतरा है। लगातार जो बाहरी तत्व वहां घुस रहे थे, ऐसे में सिर्फ 100 वहां पर डॉक्टर्स रेजिडेंट बचे हैं। और इसके बाद सीजीआई ने कहा कि बेहतर होगा कि वहां पर
केंद्रीय बल लगाए जाएं सुरक्षा के लिए, और तब सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा कि वो सीआईएसएफ को वहां पर डिप्लॉय करने के लिए निर्देश देने के लिए कहेंगे, यानी कि अब वो सीआईएसएफ वहां पर डिप्लॉय की जाएगी ताकि डॉक्टरों में वापस सुरक्षा की भावना की बहाली हो सके। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट था कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़े हैं, ये इतनी खराब स्थिति राज्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी अहम जो बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राज्य सरकार के पुलिस पे भरोसा नहीं है, सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे जाएंगी, वो वहाँ पे सेफ्टी देंगी। जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं, और किस तरह से वहाँ पे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जाहिर की गई। और इसको विकास हम समझ सकते हैं कि चाहे वो इस पूरे मामले को लेकर जितने भी फ्रंट्स हैं, उन तमाम फ्रंट्स पर जो राज्य सरकार है वो बुरी तरह से फेल साबित हुई है। बिल्कुल असीम, आप कह सकते हैं कि घटना हो सकती है। आप सुरक्षा का जो मामला है अस्पतालों में, उसमें घटना हो सकती है, लेकिन उसमें जांच करने और न्याय दिलाने के बजाय अगर आप कवर अप करें और वहां पर एक नहीं, आप कहें कि 2 अपराध हुए। पहला वहां पर हत्या तो हुई ही है, उसके अलावा जहां पर क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने दिया गया वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेडिकल कॉलेज और पुलिस की लापरवाही से, वो अपने आप में एक और गंभीर अपराध है। तो वहां पर एक के बाद एक 2 अपराध हुए हैं, आप ये कह सकते हैं, और इसी को कोर्ट बहुत गंभीरता से देख रहा है इसको कि वहां पर भीड़ को कैसे जाने दिया गया भीतर। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ विकास। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसेनजीत, जिस तरह के कमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो नैतिक हार है, नैतिकता के आधार पर ही ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना, ये जो आज की सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई, सच बोले तो डॉक्टर के बीच एक दोबारा से गुस्सा भर दिए हैं। 2 कारणों से गुस्सा भर दिया है। एक तो ये डॉक्टर इन लोगों को किसी कोर्ट की कार्रवाई के बारे में वैसे मालूमात नहीं रहता है, ये अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन आज पूरे बंगाल में जितने डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो लाइव स्ट्रीमिंग में घुसे हुए थे। ये जो आज थोड़ी देर पहले तक ये चीफ जस्टिस की बेंच पर ये जो कुछ भी हुआ, इसमें ये सही है कि जो सीआईएसएफ की तैनाती के कारण ये प्रदेश सरकार के ऊपर एक थप्पड़ है, ये तो माना ही जा रहा है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि हमें कोई इस तरह की कमेटी, कोई टास्क फोर्स, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मांग है और वो मांग है वी वांट जस्टिस। कम से कम कोलकाता और बंगाल और आरजी कौर की डॉक्टर का जो कहना है, जो हम बात करके जो हमें जो पता चला कि उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है कि टास्क फोर्स क्या किस लिए बनाया गया है और सीआईएसएफ आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वो उनका कहना है कि सर हम जस्टिस चाहते हैं क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो किसी एक इंसान से नहीं हो सकता है और प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा की पूरा जो क्राइम है उस क्राइम को छिपाने की कोशिश किया है। क्राइम से जुड़े हुए जितने लोग हैं इन लोगों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश किया है, क्राइम सीन को नष्ट करने की कोशिश किया है, एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश किया है। एक काफी खतरनाक बात हो गया है जो मैं आपसे असीम आपके थ्रू मैं दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं। मैं लगातार इन सब डॉक्टरों से जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर है इनसे टच में था। ये लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, सुन रहे थे। जो भी प्रदेश सरकार की तरफ से लोग यहाँ पे सफाई देने की वकील जो सफाई देने की कोशिश किए है, ये बच्चे जो है ये 25, 26, 27, 30 साल के लड़कियां हैं। इनका एक पर्सनल ग्राज इन वकीलों के खिलाफ ये काफी खतरनाक है। ये लाइव स्ट्रीमिंग काफी पॉजिटिव है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की नेगेटिव बात यह है कि इन लोगों की मन में जो लोग सरकार प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे बात को जिस तरह से प्रदेश सरकार छिपाने की कोशिश किया है उस तरह से कोर्ट के सामने रखने की कोशिश कर रहा था, इससे इन लोगों के मन में एक ऐसी गुस्सा फिर से पैदा हो गया है, ऐसा आक्रोश फिर से पैदा हो गया है कि जिसको ठंडा करना, जिसको कंट्रोल करना काफी जरूरी है। और इनका एक ही बात है, मैं फिर से असीम कह रहा हूं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है कि कहां पे क्या कौन सी टास्क फोर्स है, क्योंकि इनका कहना है कि सर आपको पता होना चाहिए
कि इस तरह के सरकारी अस्पताल में एक पानी की बहाव की तरह लोग आते रहते हैं। बिल्कुल, पानी बिल्कुल। की बहाव की तरह मरीज और मरीजों की जो परिजन है वो आते रहते हैं। वहां पे अगर लाइन लगा के सबका एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कौन दारू पिया है, कौन दारू नहीं पिया है, किसके साथ कुछ सामान अस्त्र है कि नहीं है, ये अगर करना शुरू कर दे तो मरीज बीच में ही मर जाएंगे, और नहीं तो वहां पे एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जाएगा, ऐसा स्थिति तैयार हो जाएगा जिससे डॉक्टर तक या डॉक्टर के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा मरीजों जी, को। प्रसन्न जी। तो ये समझना चाहिए। और एक बात, ये देखिए अब अभी पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है, जो कोर्ट की सुनवाई है, उसके बाद इन लोगों का कहना है कि लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में मरीजों की संख्या क्या है और डॉक्टर की संख्या क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह से एक आरजीकर के बारे में सोचकर यहाँ पे सीआईएसएफ लगाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हजारों सरकारी अस्पताल है और प्रसन्न दिन जी। में 50,000 मरीज वहां पे पहुंचते हैं। इसको किस तरह से ठीक किया जाएगा और कैसे ठीक किया जाएगा, इसके बारे में जो लोग सोचने का कोशिश कर रहे थे, उनको इनका आरोप है कि उनके साथ ग्राउंड रियलिटी का कोई संबंध नहीं है। असीम, ठीक है प्रसन्नजीत, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस मुद्दे को उठाया कि जब सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया गया, उसके ठीक एक दिन पहले ही वहां पे तोड़फोड़ की गई, सबूतों को नष्ट करने, उसको मिटाने की कोशिश की गई। ऐसे में मेरा सवाल प्रसन्नजीत ये कि फिर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाएगी? उनको 22 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ देखिए, यहाँ पे सारे डॉक्टर का, सारे जो अभी भी यहाँ पे मैं बता दूं कि किसी का कोई मैंने ऐसा मंशा नहीं देखा कि जो हड़ताल है उस हड़ताल को बंद कर दे या अपने काम पर लौट जाए, ऐसा कोई मंशा नहीं है, क्योंकि इनका एक ही स्लोगन है, वी वांट जस्टिस। अब 22 तारीख को सीबीआई ने किस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे, इसी के ऊपर इंतजार है। इन सारे डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर नहीं है, सारे के सारे जो नर्सिंग स्टाफ है, सारे के सारे जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका पूरे के पूरे नजर 22 तारीख के ऊपर है कि सीबीआई अपने जो तहकीकात है वो तहकीकात में कहां तक पहुंच पाए हैं और इसमें क्या हो पाया है। और मैं जो कह रहा था वो दोबारा मैं कहूं कि ये खतरनाक एक टेंडेंसी है कि जिस तरह से जो बातें सरकार की, प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा रहा था, यहाँ पे सारे डॉक्टर को मालूम है कि ये किस तरह से झूठ बोला जा रहा था कोर्ट के अंदर, कब किसको कैसे बताया गया, कब कैसे एफआईआर फाइल किया गया, ये डॉक्टर लोगों को पता है। तो वो जब ये लाइव प्रसारण देख रहे थे, स्ट्रीमिंग देख रहे थे, और प्रदेश सरकार की तरफ से जो दलीलें रखा जा रहा था, ये प्रदेश सरकार और डॉक्टर कम्युनिटी के बीच या सारे के सारे हेल्थ कम्युनिटी के बीच जो दूरी है वो दूरी को और बढ़ा दिया है, और इस फासला को कम करना काफी जरूरी है आगे जाके, क्योंकि आगे जाके प्रदेश की सरकार और ये जो हेल्थ वर्कर, इन लोगों को मिलकर मरीजों को सेवा करना पड़ेगा। लेकिन आज का लाइव स्ट्रीमिंग काफी नेगेटिव रहा, और खासतौर से प्रदेश सरकार की तरफ से जो बयाने और दलील रखने की कोशिश किया जा रहा था, जिसके बारे में ये सारे हेल्थ वर्कर को पता है कि सारे झूठ है, और इसी कारण यहाँ पे नहीं पूरे दुनिया में इतना गुस्सा है, और उसी झूठ को फिर प्रदेश सरकार की तरफ से वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश किया। बिल्कुल प्रसन्नजीत बने रहे हमारे साथ नितेंद्र सिंह भी राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हैं वो। और नितेंद्र, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आग्रह किया है कि जो डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल पे हैं वो आएँ, काम पे लौट जाएं, क्योंकि इसके कारण बहुत से जो मरीज हैं उनकी जो देखभाल नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आरएमएल आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां से बता सकते हैं? देखिए असीम, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके आधार पर एक बैठक की
रेजिडेंट डॉक्टर ने, और वो पूरे पैन इंडिया उनकी एक बैठक हुई थी वर्चुअल भी, और दिल्ली के अंदर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर के एसोसिएशन है उनकी भी बैठक हुई थी, और उसमें ये फैसला हुआ कि वो लोग अब काम पर लौटेंगे। और आप देखिए कि पहले सुबह तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, वो नारे लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, और इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी नहीं यहाँ पर, सब लोग अब काम पर लौट गए हैं रेजिडेंट डॉक्टर। और उनका ये कहना है कि हमने अभी इसको होल्ड पे रखा है, 45 दिन का हमने समय दिया है, जिस तरीके से कमेटी सुझाव देगी और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पे आगे बढ़ेगी तो हम लोग उसको करीबी से नज़र रखेंगे, और 45 दिन का इन्होंने समय दिया है। और इस वक्त दिल्ली के जितने भी रेजिडेंट एसोसिएशन थे वो काम पर लौट आए हैं, और शाम तक ये उम्मीद है कि देश भर के जितने भी एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर के, चाहे वो फाइमा हो या फोर्डा हो, वो भी काम पर लौट जाएंगे। तो निश्चित तौर पे एक सुकून भरी खबर है ये, और मरीजों के हित में ये फैसला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन था उसके मद्देनजर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। नितेंद्र, ओपीडी की सेवा एक बार फिर से बहाल हो पाएंगी? निश्चित तौर पे कल से ओपीडी की सेवाएं बहाल हो पाएंगी, क्योंकि ओपीडी का समय सुबह 9 से 1 बजे का होता है, तो कल से प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से ओपीडी सेवाएं बहाल हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, और साथ साथ विकास सारथी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रसन्नजीत, आप तीनों ही सहयोगियों का इन तमाम इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमरेंद्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, हम उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, जो मेरा सवाल वो ये कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपको 22 अगस्त को सीबीआई को जो रिपोर्ट है वो जमा करने के लिए कहा गया, दाखिल करने के लिए कहा गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि अब जबकि वहाँ पे सारे तोड़फोड़ हो गए, सारे डिस्टर्ब कर दिए गए सारे एविडेंसेस को, ऐसे में सीबीआई के सामने किस तरह से वो जांच को आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी कहा गया कि आप 22 अगस्त को आप सारा जो रिपोर्ट है वो जमा करें। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ सीबीआई और किस तरह से आगे बढ़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर जांच? देखिए असीम, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो सो मोटो लिया था और जो सुनवाई की है, वो कई गंभीर तरह से उसकी सुनवाई कह सकते हैं, और कई तल्ख शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणियां की है। सबसे पहले जो इस मामले में जिस तरह से प्रामा फेसी जो है, जब ये घटना होती है और डॉक्टर को जो है वहां की बंगाल की जो पुलिस है वो जो सुसाइड का नाम देती है और एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर करती है, उस पर सवाल उठाया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आखिर कैसे आप किसी हत्या को जो है आप कैसे नेचुरल डेथ बता सकते हैं, और जब बॉडी मिल गई थी सुबह 7 बजे तो 10:33 पर कैसे उसके परिवार वालों को सौंपा गया, और उसके बाद कैसे इसमें लेट एफआईआर की गई। और कहीं ना कहीं इसमें जो मेडिकल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर सवाल उठाए। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवी घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बंगाल की पुलिस है वो सवालों के घेरे में। और उन्होंने एक दल टिप्पणी देते हुए ममता सरकार को घेरते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रही है। ये मामला बेहद ही निंदनीय और गंभीर है। ऐसे में उन्होंने एडवाइस दी बंगाल सरकार को कि वो इसकी जगह अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में और पुलिस व्यवस्था को सुधारने में लगाए तो ये बेहद ही एक गंभीर और एक बड़ी टिप्पणी कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात असीम मैं बताऊं कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो देश भर के हजारों डॉक्टरों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात अपनी टिप्पणी में कही। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि आप हम पर विश्वास रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में, और जेवाई चंद्रचूड़ जी ने साफ शब्दों में डॉक्टर फर्टिलिटी के लिए कहा कि आप हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आप सेवा भाव से करते हैं, इसलिए आप हम पर विश्वास रखिए। और हम आपसे अपील करते हैं कि हमने इस मामले में एक टास्क फोर्स बनाया है, जो आपके जितने भी मुद्दे हैं, जिसमें सेफ्टी का मुद्दा है, वर्क कंडीशन का मुद्दा है, और जो आपकी बेसिक समस्या है, उसमें वो टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आप हम पे विश्वास रखिए। और चूंकि जनता
जनता इस समय परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है, इसलिए आप अपनी स्ट्राइक को खत्म करिए। तो एक बड़ी टिप्पणी, और जिस तरह से मैं एक आखिरी बात में अपनी बात पूरी करता हूं, जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि जब पूरे देश भर के डॉक्टर और दिल्ली में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे निर्माण भवन पे, और जो उनकी मीटिंग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई, और जब मीटिंग जब वो खत्म होती है और जब उनके रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो अधिकारी प्रतिनिधि आते हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है उसकी सुनवाई का इंतजार है, और हम अभी इस वक्त जा रहे हैं और हम कल उस सुनवाई के रिजल्ट का वेट करेंगे। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस तरह एश्योर किया है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई असीम है, तो ऐसे में डॉक्टरों को कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला होगा, और इस मामले में जो गंभीर टिप्पणियां हैं, इस केस में भी कई सारी चीजें जुड़ेंगी। असीम, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को सुप्रीम कोर्ट से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ बदलापुर स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन जारी है। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने स्कूल प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में पीड़ित लड़कियों के माता पिता शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें वहां महिला पुलिस अधिकारी ने लगभग 12 घंटे तक बिठाकर रखा गया। इस घटना से बदलापुर के लोगों में काफी रोष है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़कियों पर हो रहे अत्याचार को बेहद ही गंभीरता से लिया है और इस मामले को तुरंत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को अधिकतम सजा मिले। तो इस खबर के साथ ही मीडिया प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। मन की बात है जन जन की, संघर्ष